भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पेटीएम लाइट लिमिट ने सोमवार को घोषणा की कि उसने अपने ओपी लाइट उपयोगकर्ताओं के लिए ऑटो टॉप अप फीचर पेश किया है। इस फीचर के माध्यम से उपयोगकर्ता ओपी लाइट वॉलेट का बैलेंस ऑटोमेटिकली रिचार्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही 500 रुपये तक के छोटे अमाउंट वाले ट्रांजैक्शंस बिना पिन के किए जा सकते हैं। ओपी लाइट वॉलेट में अधिकतम 2000 रुपये तक की राशि रखी जा सकती है और इसे दिन में 5 बार तक रीलोड किया जा सकता है। सऊदी अरब के जेद्दाह में 2 दिन चले आईपीएल के मेगा ऑक्शन में 10 फ्रेंचाइजी ने 639.15 करोड़ खर्च किए। ऑक्शन में 182 खिलाड़ी बिके, इसमें 62 विदेशी खिलाड़ी हैं। ऋषभ पंत इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। जब खिलाड़ियों की नीलामी होती है तो उनकी नीलामी राशि से TDS के रूप में कटौती की जाती है। यहाँ हम बता रहे हैं कि आईपीएल में जिन खिलाड़ियों की नीलामी हुई है उन्हें ऑक्शन मनी के मुकाबले कितना पैसा मिलेगा। सरकार के खजाने में कुल कितना पैसा जाएगा। भारतीय खिलाड़ियों पर 10% TDS, विदेशियों पर 20%। भारत सरकार भारतीय खिलाड़ियों की सैलरी पर 10% टैक्स लगाती है। ये टैक्स आईपीएल फ्रेंचाइजी खिलाड़ी को पेमेंट करने से पहले टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के रूप में काटती है। वहीं विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी पर 20% टैक्स काटा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी भारतीय खिलाड़ी की सैलरी 10 करोड़ रुपए है तो फ्रेंचाइजी खिलाड़ी को पेमेंट करने से पहले टैक्स के रूप में 1 करोड़ रुपए काट लेगी। वहीं अगर विदेशी खिलाड़ी की सैलरी 10 करोड़ रुपए है तो फ्रेंचाइजी 2 करोड़ रुपए टैक्स काट लेती है। काटे गए TDS को खिलाड़ियों की ओर से भारत सरकार के पास जमा किया जाता है। भारतीय आयकर विभाग ने पैन कार्ड का 2.0 वर्जन लॉन्च किया है। ये पैन 1.0 का अपडेटेड वर्जन है। अभी तक 1972 में शुरू किए गए पैन कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब पैन 2.0 का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया जाएगा। पैन 1.0 में बदलाव करते हुए पैन 2.0 लॉन्च किया गया है। 25 नवंबर सोमवार को केंद्र सरकार ने पैन 2.0 योजना के लिए 1435 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया। केंद्र सरकार पैन 2.0 के जरिए सुरक्षा में सुधार करना चाहती है, इसलिए पैन 2.0 में नए और ज्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल फीचर्स को जोड़ा गया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया, पुराने पैन कार्ड में सुरक्षा की खामियां थीं, जिससे धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे थे। किसी व्यक्ति के पैन कार्ड से उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी भी बढ़ने लगी थी। मौजूदा वक्त में पैन कार्ड को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर 15 से 20 साल पुराने हैं। इन सॉफ्टवेयर की वजह से कई बार परेशानी आ जाती है, इसलिए नए पैन कार्ड में सिस्टम को डिजिटल तौर पर तैयार किया जाएगा। नए सिस्टम की मदद से पैन कार्ड यूनिवर्सल आईडी की तरह काम करेगा। बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान आज चक्रवात में बदल गया है। अगले 2 दिन ये तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलेंगी। चेन्नई, चेंगलपेट, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, कुडालोर, नागापट्टिनम में लगातार बारिश जारी है। इन 6 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। चेन्नई में मंगलवार को 7 फ्लाइट्स लेट हो गई। तूफान के असर को लेकर तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने हाई लेवल बैठक की। NDRF की 7 टीमों को तिरुवरूर, मयिलादुथुराई, नागापट्टिनम और कुडालोर जिले में तैनात किया गया है। अडानी ग्रुप ने साफ किया है कि चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और सीनियर एग्जीक्यूटिव विनीत जैन पर अमेरिका में रिश्वत से जुड़े कोई आरोप नहीं है। अडानी ग्रुप के मुताबिक गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन के खिलाफ अस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट (FCPA) के तहत रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों पर कई मीडिया हाउस में चल रही खबरें गलत हैं। हालांकि इन पर अमेरिका में सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड से संबंधित मामले हैं। अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास 5 मामले। कंपनी ने कहा कि अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास 5 मामले हैं। इसमें गौतम अडानी, सागर अडानी या विनीत जैन को काउंट 1 और काउंट 5 में शामिल नहीं किया है। काउंट 1 यानी FCPA का उल्लंघन करने की साजिश और काउंट 5 यानी न्याय में बाधा डालने की साजिश। अभियोग के काउंट 1 में केवल एजियो पावर के रंजीत गुप्ता, सिरिल कैबेंस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल शामिल हैं। कृति सेनन ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, आउटसाइडर को इंडस्ट्री में मौके मिलना काफी मुश्किल होता है। इस दौरान एक्ट्रेस ने नेपोटिज्म के लिए फिल्म इंडस्ट्री को नहीं बल्कि बाहरी लोगों को जिम्मेदार बताया। कृति सेनन गोवा में 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक मास्टर क्लास में शामिल हुई थी।
इस दौरान उन्होंने कहा कि नेपोटिज्म के लिए फिल्म इंडस्ट्री उतनी जिम्मेदार नहीं है जितने जिम्मेदार मीडिया और ऑडियंस है। मीडिया स्टार किड्स के बारे में जो भी दिखाती है उसे ऑडियंस बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं, जिससे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को लगने लगता है कि ऑडियंस की दिलचस्पी स्टार किड्स में ज्यादा है, तो उनके साथ फिल्म करना ज्यादा सही रहेगा। मुझे लगता है कि ये एक शकल है। कृति सेनन ने कहा कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप टैलेंटेड नहीं है और ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने सोमवार 25 नवंबर को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS स्कीम को मंजूरी दे दी। इस स्कीम के बाद देश के शोधकर्ताओं को रिसर्च पेपर के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। ये रिसर्च पेपर एक ही जगह ई-जर्नल्स में मिल जाएंगे। इस स्कीम के बाद केंद्र और राज्य सरकार की मदद से चलाए जा रहे सभी हायर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, टीचर्स और शोधकर्ताओं तक 13,000 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के ई-जर्नल्स तक पहुंच सकेंगे। सरकार संसद के चालू सत्र में बीमा कानूनों में संशोधन की योजना बना रही है। अधिकारियों के मुताबिक मुख्य रूप से 2 बदलाव प्रस्तावित हैं। बीमा कंपनियों के लिए यूनिफाइड लाइसेंस और इस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा मौजूदा 74% से बढ़ाकर 100% करना। यदि ये बदलाव हो जाते हैं तो देश में बीमा की पहुंच बढ़ेगी। रिसर्च फर्म स्विस रे इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत में अभी बीमा की पहुंच सिर्फ 3.8% है। यूनिफाइड लाइसेंस कंपोजिट लाइसेंस है। इससे एक ही कंपनी को लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करने की अनुमति मिल जाएगी। अभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हेल्थ कवर जैसे प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। हालांकि जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को हेल्थ से लेकर मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी तक बेचने की अनुमति है। सरकार ये पेचीदगी दूर करना चाहती है। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए बनाई गई JPC जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की 8वीं बैठक आज दिल्ली में दोपहर 3 बजे से होगी। इससे पहले 7 बैठकें हो चुकी हैं। इससे पहले 5 नवंबर को हुई 7वीं बैठक में दाऊदी बोहरा समुदाय ने मांग रखी थी कि उसे वक्फ बोर्ड के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक उनके विशेष दर्जे को मान्यता नहीं देता है। संसदीय समिति में शामिल विपक्षी सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर पैनल के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल पर विपक्ष की राय लिए बिना एक तरफा निर्णय लेने का आरोप लगा चुके हैं। मुंबई के डोंगरी इलाके के 15 मंजिला अंसारी हाइट नाम की इमारत में बुधवार दोपहर आग लग गई। बिल्डिंग के 14वें फ्लोर पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर हैं और आग बुझाने में जुटी हुई हैं। फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है कि बिल्डिंग में कितने लोग फंसे हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक लेवल 1 की आग लगी हुई है। जस्टिस पंकज मित्तल और आर महादेवन की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। उन्होंने अपने फैसले में कहा, इस मामले में प्रस्तुत सबूत से पता चला कि अपीलकर्ता ईसाई धर्म का पालन करती है और रोज चर्च जाती हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि केवल रोजगार में आरक्षण का लाभ उठाने के उद्देश्य से उसने हिंदू धर्म अपनाया है। बांग्लादेश में इस्कॉन के धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान पर बांग्लादेश का भी जवाब आया है। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, ये बेहद दुख की बात है कि चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को कुछ लोगों ने गलत तरीके से पेश किया है। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के बयान न केवल तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं, बल्कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच दोस्ती और आपसी समझ की भावना के भी उलट हैं। बांग्लादेश सरकार फिर से ये दोहराना चाहेगी कि देश की न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और सरकार उनके कामकाज में दखल नहीं देती। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।